अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर जाएँगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने चले हैं व्हाट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन, देन व्हाट इज़ काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन एंड डिफाइन टाइप्स ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आज सारा हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपने फ्रिक्शन के बारे में नहीं पढ़ा तो आप मेरा लास्ट लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। आज हम अब शुरू करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? द फ्रिक्शन दैट कम्स बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन द टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन इज देयर मींस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट। ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो जो ए ऑब्जेक्ट है उसके पास टेंडेंसी हो कि वो रिलेटिव मोशन को परफॉर्म कर सके। मतलब जो ए ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, रिलेटिव मोशन को परफॉर्म करने वाला हो, मतलब ये कर नहीं रहा। इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट अभी भी रेस्ट में है, तो तब उसके पास जो फ्रिक्शन लगेगी उसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में नहीं आया? फिर से आप रिपीट करें इसको। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी, मतलब वो रिलेटिव मोशन को परफॉर्म करने वाला होगा, मतलब उसने अभी की नहीं है, तो तभी वो फ्रैक्शन लगेगी, उसको हम स्टैटिक फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल के साथ इसे हम समझते हैं। देखिए भाई, अब एक ऑब्जेक्ट है जो फ्लोर पर, जमीन या ग्राउंड पर बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो आप देखें इसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जिसकी वजह से एक फोर्स एक्ट करेगी जिसे हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स, जो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और अपोजिट डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दैट्स व्हाई इन दोनों को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ तक सही है? अब आप बताएं, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है? ऑब्वियसली जीरो लग रही है। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर, किस में है, रेस्ट में है, कोई भी मोशन नहीं कर रहा। तो इस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, मतलब ना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही। भले वो ऑब्जेक्ट फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ हो, उसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन भी नहीं है। अब कैसे होगी वो मैं आपको भी समझाता हूँ। कंसिडर कर ले इस ब्लॉक को या ऑब्जेक्ट को हमने ए का नाम दे दिया है। अभी ए ऑब्जेक्ट के पास फिलहाल कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की। क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की। सही है? अब वो फोर्स कितने न्यूटन की अप्लाई की मैंने कंसीडर किया है, वो फोर्स है 3 न्यूटन की। कंसीडर किया है सिर्फ। तो ऑब्जेक्ट जो है उसने क्या किया, मूव नहीं किया। तो फ्लोर ने देखा ऑब्जेक्ट क्या है, ए ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 न्यूटन की फोर्स लगी है और वो रिलेटिव मोशन को परफॉर्म करने वाला है। तो फ्लोर ने ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 न्यूटन की फोर्स लगाई, उसको फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स है वो। सही है? जो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाई फ्लोर ने, वो भी 3 न्यूटन की। अब मैंने क्या किया, 5 न्यूटन की लगाई। तो मैंने चेक किया, अब फिर से फ्लोर ने क्या किया, ए ऑब्जेक्ट पर देखा कि वो रिलेटिव मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ए फ्लोर ने ए ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। कौन सी, स्टैटिक फ्रिक्शन लगाई फिर से। तो पहले 3 की लगाई, फिर 5 की लगाई, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स के मुताबिक। फिर मैंने क्या किया, 6 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो मैंने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या किया, मूव करना शुरू किया। और भाई ये क्या चेंजेस है, 3 पे उसने मूव नहीं किया, 5 पे उसने मूव नहीं किया, 6 जो न्यूटन मैंने लगाई तभी उसने मूव किया। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सही है, वो उसके पास जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, वो एक वैल्यू होती है जितनी वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा सकता है। ज्यादा से ज्यादा उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है। जैसे इस ऑब्जेक्ट की जो लिमिट है वो एक हमने कंसीडर की कि वो 5 न्यूटन है। 5 क्या है उसकी लिमिट, 5 न्यूटन। 5 से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। अदरवाइज फ्लोर जो है वो फोर्स क्या लगाएगा, एडजस्ट करता जाएगा अपनी फोर्स अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स के मुताबिक। अगर आप 3 के लगाएंगे तो वो फ्लोर भी 3 के लगाएगा, 4 के लगाएंगे तो फ्लोर भी 4 के लगाएगा। अगर आप 5 के लगाएंगे तो फ्लोर भी 5 के लगाएगा। अगर 5 से ऊपर होगी तो फ्लोर मूव करना, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड फोर्स जो है उसे मूव करवाने के लिए लगाएंगे 3 न्यूटन, तो वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा ना फ्लोर, वो भी उतनी लगाएगा जितनी, अगर आप उसकी उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो उसकी मैक्सिमम लिमिट तक लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा और उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रहने देगा। अदरवाइज आप लिमिट से ज्यादा लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर जाएगा। अब जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, मतलब उसकी जो लिमिट होती है ज्यादा से ज्यादा, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी इस ऑब्जेक्ट क्या है, 5 न्यूटन है, तो ये 5 न्यूटन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई नाम तो होगा। ओ, मेरा मतलब है कोई ना कोई फॉर्मूला होगा स्टैटिक फ्रिक्शन का, होना ही चाहिए कि ये भाई फोर्स है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है बहुत इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, कभी कभी उस फॉर्मूले के अंदर थोड़ी चेंजिंग होती है। आप देख सकते हैं एफ एस इजिकल टू म्यू एस एन। अब एफ एस जो उसके अंदर एफ एस है वो शो कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन को। कभी कभी इस एस की जगह पर क्या होता है, एल होता है। सही है?
अब ये म्यू है, इसे हम कहेंगे म्यू, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का, या कभी कभी हम इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है, अगर ज्यादा होगी तो मतलब वो सरफेस है वो रफ है, अगर कम होगी तो सरफेस क्या है, स्मूथ है। म्यू का मतलब ये होता है, ये कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है मटेरियल टू मटेरियल। अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन के बारे में। द फ्रिक्शन टेंट कम्स बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, इट्स मीन ऑब्जेक्ट विल परफॉर्म रिलेटिव मोशन। अब देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट कंसिडर किया। ए ऑब्जेक्ट जो है वो बी के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो उसका सरफेस जो है वो कांटेक्ट में आ गया। आने के बाद अब आप देखें ए ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई की, तो ए ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया। सही है, मैंने लिमिट से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी। तो ए बी ऑब्जेक्ट ने देखा ए ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन परफॉर्म कर रहा है, दूसरे बी ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ए के ऊपर फोर्स लगाई अपोजिट डायरेक्शन में उसकी मोशन के, मगर उससे लिमिट से ज्यादा थी तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही कर रहा था फिर भी। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगी इसे हम कहेंगे काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। एग्जाम्पल के साथ इसे भी हम समझते हैं। देखें भाई, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, पहली बात मूव करेगा, सही है। मूव भी किस तरीके से करेगा, मूव के भी तरीके होते हैं कोई। या तो वो ऑब्जेक्ट देखो जो सरफेस है उसके ऊपर स्लाइड करेगा, सही है, या तो उसके ऊपर रोल करेगा। जैसे बाइक का टायर जो है वो रोड के ऊपर रोलिंग करता है। अगर आप किसी कोई और ऑब्जेक्ट है उसको आप उस ग्राउंड पे रख दें और उसको घसीटते हुए लेके जाते हैं, मतलब वो क्या हो रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड करे, मतलब घसीटता हुआ जाए, तो उसके पास जो फ्रिक्शन फोर्स होगी उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, स्लाइडिंग। ये टाइप होता है बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन का। और अब रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रोल करता हुआ जा रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन होगी उसके पास। जैसे बाइक और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन के टाइप हैं। ये जो फ्रिक्शन होती है मोशन के दौरान होती है। अब एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, आप देखें ये क्या कर रहा है, इसके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई की, और ग्राउंड ने भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, मगर ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मूव मूव करना शुरू किया, क्योंकि जो मैंने अप्लाइड फोर्स है मेरी, वो उसके लिमिट से ज्यादा थी ग्राउंड की, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसने मूव करना शुरू किया। नीचे देखो, और ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, रोलिंग करनी शुरू की। तो इसके पास जो फ्रिक्शन होगी उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। लिमिट से ज्यादा थी, उसकी वजह से ही जो ऑब्जेक्ट के पास फ्रिक्शन आई, रोलिंग फ्रिक्शन है। समझ में आया? नहीं आया तो आप एनिमेशन के साथ देख सकते हैं। देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन है ये दोनों, मगर रोलिंग भी है। एक स्लाइड होता हुआ जा रहा है, एक रोल होता हुआ जा रहा है, गौर से देखें। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन बोथ आर द टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला एफ के इजिकल टू म्यू के एन। एन नॉर्मल फोर्स जो पीछे आपको मैंने बताई थी। अब एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के साथ है, और म्यू क्या है, कांस्टेंट है जो पीछे था। अब ये कांस्टेंट है किसका, काइनेटिक फ्रिक्शन का। इसके वैल्यू वैसे चेंज होते जा रही है मटेरियल टू मटेरियल। ज्यादा होगी तो रफनेस होगी सरफेस के पास, कम होगी तो रफनेस नहीं होगी। अब एफ एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो ऑलवेज ज्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से। ये जो दो पॉइंट है ये हमेशा एमसीक्यूज में आती रहती है, आप इसको रिमेंबर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर आप थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलेंगे।